हेलो स्टूडेंट। आज हम जो बात करेंगे वो है क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर थर्ड पीरियोडिक टेबल वाला है। उसमें से पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट फोर और इसमें जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की जो तत्वों में क्रमिक आवर्ती परिवर्तन है उसके बारे में आज हम इसका अध्ययन करेंगे। अब सवाल होता है कि ये जो तत्वों का क्रमिक परिवर्तन होता है वो क्यों होता है। क्योंकि ये जो परिवर्तन होते हैं वो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक वर्ग में जो तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सेम रहता है। हमने बात कर ली थी कि जैसे ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो इन सारे एलिमेंट का जो बाह्य विन्यास होगा, बाह्यतम कक्षा का विन्यास होगा, उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु बात करें हम आवर्त की, तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, तो एक क्रमिक परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम आवर्त में रिएक्टिविटी की बात करें तो जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। मिड में चले जाएं तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, मध्यम टाइप की हो जाती है। लास्ट में जाएं इधर हेलोजन वर्ग की तरफ तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और बात करें ग्रुप में तो यहाँ से यानी जो ग्रुप फर्स्ट है इसमें जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो धातु की जो क्रियाशीलता होती है वो इंक्रीज होती है। परंतु बात करें अगर हम 17 ग्रुप की हेलोजन वर्ग की अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो इस तरह से हम इस टाइप की जो गुणों में आवर्तिता है उसका अध्ययन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। भौतिक गुण कई टाइप के होते हैं जैसे बीपी, एमपी, वाष्पीकरण ऊष्मा वगैरह, पर इन सभी की स्टडी हमारी बुक में नहीं है। हमारे सिलेबस में जिसकी स्टडी है वो है परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन एंथैल्पी एंड विद्युत ऋणता। इनके जो क्रमिक परिवर्तन है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है परमाणु त्रिज्या। तो पहली बात की आवर्तिता क्या है। आवर्तिता की बात करें तो तत्वों के जो भौतिक या रासायनिक गुण हैं उनमें जो क्रमिक परिवर्तन होता है वो उसकी आवर्तिता कहलाती है। तो फर्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अब परमाणु त्रिज्या क्या होती है। हमें पता है कि एक जो एटम होता है उसके अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक का कोई केंद्र बिंदु होगा। नाभिक का जो केंद्र बिंदु होता है उसकी इस बाह्यतम कोश का कोई इलेक्ट्रॉन है वहां तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या। नॉर्मल हम वर्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो भी वर्त बनाते हैं, उसके बीच का केंद्र बिंदु बनाते हैं, उसकी परिधि तक की जो अधिकतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। उसी तरह से परमाणु में भी नाभिक के मध्य जो केंद्र बिंदु है वहां से बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परंतु हम बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की सापेक्ष स्थिति को ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसको प्रैक्टिकली निकालना परमाणु त्रिज्या को पॉसिबल नहीं है। इसलिए कई टाइप की डिफरेंट टेक्निक्स से हम इसे निकालते हैं, जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, एक्सेट्रा। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे परमाणु त्रिज्या निकाली जाती है। तो अब परमाणु त्रिज्या की बात करें किसी एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो कोई क्लोरीन परमाणु है, 2 क्लोरीन परमाणु है, ये भी क्लोरीन परमाणु है, ये भी क्लोरीन परमाणु है। तो और ये किस बंध से बंधित है, ये सहसंयोजक बंध से बंधित है। इस क्लोरीन परमाणु का ये मिड पॉइंट है, इस क्लोरीन परमाणु का ये मिड पॉइंट है। तो इन दोनों नाभिकों के केंद्र बिंदु को मिला देंगे। इन दोनों नाभिकों के केंद्र बिंदु को मिलाने के बाद इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो ये जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, परमाणु त्रिज्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टोटल कितनी है 198 है तो इसमें 2 से डिवाइडेड करेंगे तो 99 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आएगी, परमाणु त्रिज्या। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि सहसंयोजक बंध से बंधित 2 परमाणु जो होते हैं
उनके नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होता है वो उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसलिए हमें एक क्लोरीन के एग्जाम्पल से समझा, इससे हम क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या निकाल सकते हैं। और बात करें ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, मतलब तो क्या हम इसको इससे निकाल सकते हैं? नहीं, इसको हम इन फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और एन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। इट मीन्स इसमें कौन सा बंध पाया जा रहा है? इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बहुबंध पाया जा रहा है। इसलिए इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हम H2O2 पेरोक्साइड का यूज करेंगे और इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हाइड्रोजन का यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि एकल बंध होना चाहिए, एकल बंध सहसंयोजक बंध होता है। तो इससे हमें क्या डेफिनेशन मिली कि सहसंयोजक बंध से बंधित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होगा वो उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो इस तरह से हमने बात की परमाणु त्रिज्या की। अब परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता की बात करते हैं कि वो ग्रुप में किस तरह से वेरी करती है और वो आवर्त में किस तरह से वेरी करती है। अब परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता की बात करें। पहले परमाणु त्रिज्या इफेक्टेड किससे होती है? परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन से होते हैं? तो इसको समझते हैं। ये परमाणु है, इसके बीच में क्या है? नाभिक है। नाभिक में क्या पाया जा रहा है? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा है। तो इस पे दो बल प्रभाव कर रहे हैं। पहला बल कौन सा है? ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, नाभिक पॉजिटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। ये आकर्षण बल क्या कहला रहा है? नाभिकीय आकर्षण। ये आकर्षण बल क्या कहलाएगा? नाभिकीय आकर्षण। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है सेम चार्ज है इनके ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव, प्रतिकर्षण बल जो होगा वो क्या कहलाएगा? परिरक्षण प्रभाव। आपने चुंबक के पोल देखे होंगे, जो एन एन सिरा है, एस एस सिरा है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो एन एस है, कहने का मतलब नॉर्थ और साउथ पोल जो है, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही फिनोमिना यहाँ पे है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है। और इन दोनों प्रभाव में से जो प्रभाव प्रभावी होगा उस पे ही त्रिज्या डिपेंड करेगी। अब देखते हैं ये प्रभाव। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। कौन सा बल है? आकर्षण बल। आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा वो नाभिक इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा खींचेगा। इट मीन्स त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। परिरक्षण प्रभाव क्या? प्रतिकर्षण। जब वो उसको प्रतिकर्षण करेगा, रिपेल करेगा तो आकार बढ़ेगा। तो इन दोनों प्रभावों में से जो प्रभाव ज्यादा प्रभावी होगा त्रिज्या वैसे ही वेरी करेगी। तो हम अब समझ लेते हैं कि आवर्त और वर्ग में कौन से प्रभाव ज्यादा प्रभावी होते हैं। बात करें आवर्त की, आवर्त में क्या होते हैं? हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो इसमें कोश की कोई वृद्धि नहीं हो, किसी भी ऊर्जा स्तर की वृद्धि नहीं होती। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऊर्जा स्तर की वृद्धि होती है। जो कोश होता है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इट मीन्स ये जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है। कहने का मतलब आवर्त में कौन सा बल प्रभावी है? नाभिक के आकर्षण बल प्रभावी है। यही कारण है कि आवर्त में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या जो होती है वो घटती है, उसमें क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। और एक ही आवर्त में जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी त्रिज्या ज्यादा होती है और जो हेलोजन वर्ग है उसकी त्रिज्या कम होती है। हम 18th ग्रुप, 0th ग्रुप की बात नहीं कर रहे क्योंकि 0th ग्रुप में नोबल गैसेज है और नोबल गैसेज अणु नहीं बनाती है, वो बंधित नहीं होती है क्योंकि उनका ऑक्टेन कंप्लीट होता है। उनका ऑक्टेन कंप्लीट होने के कारण हम उनके लिए सहसंयोजक त्रिज्या यूज नहीं करते हैं। उनके लिए कौन सी त्रिज्या यूज करते हैं? वंडरवॉल रेडियाई। और वंडरवॉल रेडियाई का मान हमेशा ज्यादा आता है। तो इट मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नाभिक के आकर्षण बल बढ़ने से त्रिज्या के मान में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये बात हम सेकंड से थर्ड आवर्त में जाते हैं तो ऐसा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। एस और पी ब्लॉक में ये परिवर्तन
बिल्कुल क्रमिक रूप से होता है। परंतु बात करें जब हम डी एलिमेंट्स पे आ जाएं, तो डी एलिमेंट्स पे जब हम यहाँ आ जाते हैं, जब 3D सीरीज की बात करते हैं, तो उतना क्रमिक परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्याएं बढ़ती है, पर हल्के क्रम में बढ़ती है, बहुत कम क्रम में। यहाँ जाके त्रिज्या लगभग लगभग इक्वल सी हो जाती है। फिर कॉपर और जिंक में थोड़ा सा ज्यादा चेंज आता है। तो ये बात हुई 3D सीरीज की। बात करें 4D और 5D की, 4D और 5D में भी यही रेशियो थोड़ा सा वेरिएशन के साथ वेरी करता है, अदरवाइज ज़्यादा डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं वर्ग में। वर्ग में जो त्रिज्या होती है वो कैसे, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे सपोज लिथियम से 2s से हम 3s में आ रहे हैं, तो एक ऊर्जा स्तर की वृद्धि होगी। जब एक ऊर्जा स्तर की वृद्धि होगी तो क्या हुआ, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा प्रभावी हो गया। अब नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण उतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाएगा जितना परिरक्षण बल उस पर ज्यादा प्रभाव कर रहा है। तो इस तरह से जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या के मान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब इसके अपवाद भी देख लेते हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो अपवादों का ज्ञान है, और किसी भी टॉपिक को अपवाद के बिना तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। मेनली इनऑर्गेनिक में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम इसके अपवाद देखते हैं। मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या के मान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। परंतु यहाँ पे जब हम 4D से 5D की तरफ जाते हैं तो त्रिज्या के मान में बढ़ोतरी होनी चाहिए, परंतु 4D और 5D की त्रिज्या के मान लगभग लगभग समान होते हैं। इसका कारण क्या है, यहाँ से इस एक ग्रुप को छोड़ दिया जाए, 3rd B को, अदरवाइज 4th से लेके 11th तक जो है वो त्रिज्या के मान लगभग लगभग समान है। इसका कारण क्या है, लेंथेनम के जस्ट बाद यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पाया जाता है लैंथेनाइड संकुचन। और इस लैंथेनाइड संकुचन का ही प्रभाव होता है। क्यों, क्योंकि जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, और जब आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वो नाभिक के ज्यादा पास होते हैं, तो नाभिक के आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होता है। इस लैंथेनाइड संकुचन के कारण ये जो 4D है और 5D जो सीरीज है, उनके तत्वों की त्रिज्याएं लगभग लगभग सेम हो जाती है। तो ये लैंथेनाइड प्रभाव के कारण ऐसा होता है। तो इस तरह से हमने बात की कि आवर्त में त्रिज्याएं किस तरह से वेरी होती है और वर्ग में त्रिज्याएं किस तरह से वेरी होती है। और हम अभी कौन सी त्रिज्या की बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे सहसंयोजक त्रिज्या की करेंगे। अब हम बात करेंगे धात्विक त्रिज्या की। धातु जो होता है वो क्या है, चालक बनाते हैं। तो उस चालक में जो निकटतम धातु है उनके बीच की जो दूरी होती है उसका जो आधा होता है वो धात्विक त्रिज्या कहलाती है। अगर इसे हम कॉपर चालक से समझे, उसकी 256 पिकोमीटर होती है, तो उसका आधा 128 पिकोमीटर आ जाएगा। ये जो धात्विक त्रिज्या है वो सहसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा आती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि सहसंयोजक त्रिज्या में जो बॉन्ड होते हैं उसमें एटम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उसमें अतिव्यापन की प्रोसेस होती है। परंतु धातु में जो जालक होता है उसमें जो परमाणु होते हैं वो निकटतम स्थित होते हैं, निकटतम पैकिंग उसमें देखने को मिलती है। जबकि सहसंयोजक त्रिज्या में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनमें ओवरलैपिंग होती है। तो यही कारण है कि जो धात्विक त्रिज्या है वो जो है वो सहसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा आती है। उसके बाद बात करें वॉन डेर वाल त्रिज्या की। अभी मैंने आपको बताया था कि उत्कृष्ट गैसों के लिए जो 18 ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उनके लिए हम वॉन डेर वाल रेडियाई यूज करते हैं। वॉन डेर वाल रेडियाई क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेन कंप्लीट होता है, इनका ऑक्टेन कंप्लीट होने के कारण ये बंद नहीं बनाती है, इसलिए वॉन डेर वाल रेडियाई जो होती है वो अबंधित परमाणुओं के लिए यूज की जाती है। और ये जो वॉन डेर वाल रेडियाई है, ये वॉन डेर वाल त्रिज्या है, उसका मान जो होता है वो धात्विक त्रिज्या से ज्यादा आता है, और धात्विक त्रिज्या का
सहसंयोजक त्रिज्या से मान ज्यादा आता है। अगर आपको इसका ऑर्डर पूछा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाएगा तो सबसे पहले बड़ी त्रिज्या, देन छोटी, फिर उससे सबसे छोटी। तो इस तरह से हमने अभी तक त्रिज्याएं पढ़ी है, सहसंयोजक त्रिज्या, वंडरवॉल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। अब हम बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की। जो बात करेंगे वो है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयनों में जो त्रिज्या पाई जाती है, आयनों की जो त्रिज्या होती है वो आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब आयन क्या होते हैं? आयन दो प्रकार के होते हैं, हम इसे 8th 9th में डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। जब किसी एटम में से, किसी विलगित परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धनायन बनता है, और जब किसी में से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो क्या बनता है? ऋणायन बनता है। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जुड़ेगा। तो अब इनकी त्रिज्या किस तरह से वेरी करती है वो देखते हैं। जैसे बात करें किसी भी एलिमेंट की बात करें, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया? मैग्नीशियम प्लस। देन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो क्या बन जाएगा? Mg+2। अगर पूछा जाए Mg प्लस और Mg+2 में से किसकी त्रिज्या ज्यादा है, तो Mg प्लस की, क्योंकि Mg+2 उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। अब आप ये कहोगे कि क्यों इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें से ये त्रिज्या इस तरह से वेरी क्यों कर रही है? तो देखिए कि ये धनायन की त्रिज्या छोटी क्यों होती है। धनायन की त्रिज्या छोटी इसलिए होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो नाभिक का उसके ऊपर आकर्षण, दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है रिमेनिंग, उसके ऊपर आकर्षण प्रभाव प्रभावी हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर में चोरी हो जाती है तो एक बार चोरी होने के बाद दूसरे में जब कोई डाका डालने जाता है तो जो मुखिया होता है उसकी सभी चीजों पे कंट्रोल बढ़ जाता है, उसकी सारी नजर उसके ऊपर बढ़ जाती है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई, तो चोरी करना बहुत मुश्किल होता है ना। उसी तरह से दोबारा जब चोरी होगी तो जो रहेगा वही वाली बात है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति बढ़ गई। और मैंने पहले ही बताया आपको, नाभिक के आकर्षण बल बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। तो इट मीन्स जो उदासीन परमाणु है उसकी त्रिज्या धनायन की त्रिज्या से क्या होगी? ज्यादा होगी। अब बात करें ऋणायन की। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन नेगेटिव में बदल गया, देन एक इलेक्ट्रॉन और लिया इसने तो किसमें बदल गया? O-2 में। अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो रही है, नाभिक का उतना आकर्षण बल नहीं रह रहा है, तो त्रिज्या के मान में भी क्या होगी? बढ़ोतरी। अब इन तीनों की त्रिज्याओं की बात करें तो O नेगेटिव की त्रिज्या ज्यादा, फिर O-2 की ज्यादा, फिर O नेगेटिव की, देन O की। इट मीन्स जो उदासीन परमाणु है उसकी त्रिज्या धनायन से ज्यादा होती है और ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो उदासीन परमाणु से ज्यादा होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे एक ले लिया मैंने नियो, एक लिया मैंने एल्यूमिनियम +3, एक लिया मैंने Mg+2, एक लिया मैंने सोडियम प्लस, एक लिया इसके अंदर F नेगेटिव, एक लिया O-2, एक लिया N-, ये लिया। तो अब इसमें से पूछा गया कि सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी है, तो सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी है? N-3 की। और सबसे कम त्रिज्या किसकी है? Al+3 की, क्योंकि ये इसके ऊपर +3 है, धनायन मतलब बहुत ही ज्यादा आकर्षण बल बढ़ चुका है, इसके कारण इसकी त्रिज्या सबसे कम होती है। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए कि सबसे ज्यादा त्रिज्या वाला ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज्यादा N-3 की, देन O-2 की, फिर F नेगेटिव की, फिर नियोन की, फिर सोडियम प्लस की, देन मैग्नीशियम +2 की, एंड देन एल्यूमिनियम +3 की। इस क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछा जाता है, अदरवाइज इस क्वेश्चंस को ऐसे पूछा जाता है कि ये जो सारे के सारे आयन्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, फिर भी इनकी त्रिज्याओं में ये वेरिएशन आता है, क्यों आता है? या फिर ये क्वेश्चन देके पूछा जाए कि इनमें क्या समानता है, इनसे आप क्या समझते हो, इसको इस क्वेश्चन को देख के आप क्या कंक्लूजन निकालोगे?
तो पहले तो देखें तो इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। जैसे नियोन की बात करें तो 10 है, इसमें 9 था, एक ले लिया 10 हो गया। तो इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 10-10 है। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट और निकल के आया कि ऐसी सीरीज या ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, वो सीरीज क्या कहलाती है, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कहलाती है। इस तरह से हमने यहाँ डिस्कस क्या कर लिया, सम इलेक्ट्रॉन श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल से पूछा जाए तो आप इसी तरह से बता के आ सकते हैं। तो इस तरह से जो ऋणायन की त्रिज्या है वो उदासीन परमाणु से ज़्यादा है और उदासीन परमाणु की त्रिज्या है धनायन से ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में हमने रेडियाई से रिलेटेड सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।